हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर पार्ट 1। ओके, नाउ यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, सेल the fundamental unit of life. Fundamental means basic. अभी ये सेल बोलते किसको हैं हम, है ना? सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की, राइट? मीन्स हम इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल। ठीक है, एक सेल डिवाइड होता है, दो बनते हैं, दो डिवाइड होते हैं, चार बनते हैं, अल्टीमेटली ग्रुप बन जाता है सेल का, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम और अल्टीमेटली आर बॉडी। ओके, तो सेल डिवाइड होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और अल्टीमेटली हमारा बॉडी बन जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है। तो आप देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए या उसकी सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट लाइफ की कौन सी हो गई? सेल, है ना? मान लो कि एक वॉल बनाई जा रही है, एक दीवार बनाई जा रही है। अभी इस दीवार में ये सब ब्रिक्स लगा दी, ठीक है, अलग अलग साइज की ब्रिक्स हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा बेसिक यूनिट क्या हो गया? ये एक ब्रिक, है ना? इससे छोटा कुछ नहीं है। तो ब्रिक्स पे ब्रिक्स लगा लगा के अल्टीमेटली ये वॉल क्रिएट हो गया। सिमिलरली जैसे इस ब्रिक की स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल या यूं कहें बेसिक यूनिट एक ब्रिक है, सिमिलरली सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की, यानी उनकी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है सेल। सेल से छोटा कुछ नहीं है। ओके, अभी ये सेल जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, हमारी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे हैं। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसको ढूंढा कैसे गया? तो सेल को सबसे पहले ढूंढा साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, सो वे बैक, बहुत सालों पहले, है ना? उन्होंने इसको ढूंढा, डिस्कवर किया। कैसे किया डिस्कवर? उन्होंने उनका एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया। अब भाई उस जमाने में तो माइक्रोस्कोप मार्केट में मिलते नहीं थे, ठीक है, माइक्रोस्कोप भी पहली बार बनाए गए थे। तो उन्होंने एक खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने क्या लिया, एक ट्री ट्रंक से एक छोटा सा बार्क का पीस निकाला। ट्री ट्रंक, पेड़ का जो तना होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है बार्क, ठीक है, उसकी छाल जैसे हम बोलते हैं, उसको निकाला और उसमें से एक छोटा सा क्यूबिकल पीस निकाला जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। और इस कॉर्क को इस माइक्रोस्कोप में उन्होंने स्टडी किया तो उनको किस तरह का यह स्ट्रक्चर मिला? अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब किसे बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता, उसे कहा जाता है हनीकॉम्ब। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, है ना? मधुमक्खी के छत्ते में भी आपने देखा होगा हनीकॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? वैसे ही माइक्रोस्कोप में उन्हें कॉर्क में ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स दिखे जिनके सेंटर में ऐसा ब्लैक कलर का डॉट उन्हें दिखाई दिया, ठीक है। तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल वर्ड का मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा।
अ स्मॉल रूम और यू कैन से अ स्मॉल कंपार्टमेंट। तो ये छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई दे रहे थे, तो वहां से ये टर्म आ गया सेल। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक विद द हेल्प ऑफ अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो सबसे पहले ये जो सेल उन्होंने स्टडी किया, ये डेड सेल्स थे, ठीक है, डेड सेल्स। और वो भी कौन से सेल्स थे? प्लांट सेल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी आगे डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेल की सबसे पहले डिस्कवरी हुई। स्कूल की लैब में आपने या तो स्लाइड्स बनाई होंगी या अभी आप बनाना सीखोगे आप, है ना। स्लाइड्स बनाई जाती हैं अगर कुछ हमें स्टडी करना है माइक्रोस्कोप में, तो उससे पहले हमें स्लाइड्स बनाई जाती हैं। तो अगर प्लांट सेल की हमें स्टडी करनी है तो सिंपलेस्ट तरीका है कि हम एक अनियन ले लें, एक प्याज ले लें, और उसके अंदर की जो लेयर होती है ना, वहाँ से एक छोटी सी लेयर का पीस निकालें, बहुत छोटा, और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करें ना। अनियन इज़ अ प्लांट, है ना। तो प्लांट सेल कैसे दिखाई देते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो स्लाइड बनाने के लिए किया क्या जाता है, ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब्स होते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं ग्लास स्लाइड, ठीक है। और उस अनियन पील में से बहुत छोटा सा पीस निकाला जाता है अनियन का, है ना, उस बल्ब की अंदर वाली लेयर में से, ठीक है, व्हाइट पोर्शन जो होता है ना वहां से, ठीक है। और यहाँ पे इस अनियन पील को रखा गया है ना, छोटा सा पीस उसका लिया गया है। अभी इसके ऊपर एक सॉल्यूशन होता है सैफ्रानिन, है ना, आपको मिलेगा बायोलॉजी की लैब में। सैफ्रानिन यूज कर सकते हैं या मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज करते हैं, और इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स इन दोनों में से किसी सॉल्यूशन की डाल दी जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दोनों सॉल्यूशन क्यों डाले गए हैं इसके ऊपर। इनको बोलते हैं हम स्टेनिंग एजेंट, है ना। ये स्टेन करने के काम में आते हैं। स्टेन का क्या मतलब है? स्टेन का मतलब है कलर करना, एक तरीके से इस अनियन पील को कलर कर दिया जाता है। अभी कलर इसका करना क्यों ज़रूरी है? अगर इसको बिना कलर किए, बिना स्टेन किए हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो ये सेल प्रॉपरली हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगे। तो जब हम इसको स्टेन कर देते हैं तो सेल के अलग अलग पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल वी कैन सी प्रॉपरली, है ना। सैफ्रानिन अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ पिंकिश कलर आएगा, है ना। और अगर मिथिलिन ब्लू यूज़ करते हैं आप तो ब्लूइश कलर आएगा सेल का, ठीक है। ये ड्रॉप्स, इनकी ड्रॉप्स डालने के बाद एक होता है कवर स्लिप, है ना। कवर स्लिप कवर करने के काम में आता है। तो एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास का कवर स्लिप होता है, और फाइबर प्लास्टिक का भी हो सकता है। उसको इसके ऊपर धीमे से रख दिया जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आपकी ये स्लाइड रेडी हो गई। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये सारे क्या हैं? प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। और इन प्लांट के सेल्स थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, एनिमल सेल्स थोड़ा सा स्फेरिकल शेप के होते हैं। रेगुलर शेप नहीं होता, बट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द स्लाइड्स टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा, अभी सेल्स की डिस्कवरी से रिलेटेड थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं हम इसकी।
हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर सेल की डिस्कवरी की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और कॉर्क की स्टडी करके प्लांट सेल में से प्लांट की बार्क में से छोटा सा पीस निकाल के उन्होंने स्टडी किया था। तो प्लांट सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, बट ये सेल्स कैसे सेल्स थे? ये सेल्स थे डेड सेल्स, है ना। उसके बाद इन सेल्स की फर्दर स्टडी करी रॉबर्ट ब्राउन ने, और उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर अभी जैसा डॉट से रिप्रेजेंट करके मैंने बताया था ना आपको, है ना। सो सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, देन यू विल हैव टू राइट रॉबर्ट ब्राउन। बट if the question is who discovered the cell, then you will have to write Robert Hooke, okay, in the year 1665. उसके बाद ल्यूवेन हुक नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल की स्टडी करी, है ना। तो देखो यहां तो ये डेड सेल्स थे प्लांट के, है ना, और सबसे पहले फ्री लिविंग सेल, मूव करते हुए सेल्स की स्टडी किसने करी? ल्यूवेन हुक ने। उन्होंने डिस्कवर करा उसको। और कैसे मिले उनको फ्री लिविंग सेल? उन्होंने पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया था और उसकी स्टडी करी, तो उसमें उनको कुछ फ्री लिविंग सेल्स मिले। तो अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ल्यूवेन हुक, ओके, ल्यूवेन हुक। देन हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक और साइंटिस्ट का नाम आता है परकिंज, है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड कंटेंट होता है ना, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है, फ्लूइड मींस द लिक्विड कंटेंट, है ना, विच इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज दी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है लिक्विड है ना। अभी आगे बढ़ेंगे हम कि न्यूक्लियस और ये जो बाहर के आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और उन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, विच इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो उसको सबसे पहले ढूंढा किसने? परकिंज ने। उन्होंने ही नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, राइट। उसके बाद दो बायोलॉजिस्ट आए इसी सीरीज में, शेल्डन एंड शॉन। ये दो बायोलॉजिस्ट थे। तो इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने मिलके एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी, है ना। इस सेल थ्योरी में 2 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट तो इस चैप्टर का टाइटल ही है, दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट लाइफ की कौन सी है? सेल।
इससे छोटा कुछ नहीं है, इससे बेसिक कुछ नहीं है। सो बेसिक बोलो चाहे फंडामेंटल बोलो, सेम थिंग। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है ना, बट सबसे बेसिक यूनिट सेल है। तो ये दोनों पॉइंट सेल थ्योरी में आते हैं। और किसने प्रपोज करी है सेल थ्योरी? शेल्डन एंड शॉन। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, वर्काउ। वर्काउ ने एक और पॉइंट ऐड कर दिया इस सेल थ्योरी में, है ना। इन 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट और ऐड कर दिया, तो टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। तो उस सेल थ्योरी को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड सेल थ्योरी, क्योंकि उसको किसने एक्सपांड कर दिया? एक पॉइंट ऐड करके, वर्काउ ने। तो उन्होंने एक तीसरा पॉइंट ऐड और कर दिया इस सेल थ्योरी में कि भाई ये जितने भी सेल्स आते हैं ना, नए सेल्स, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, है ना। क्योंकि एक सेल जब डिवाइड होता है तो 1 के 2 सेल बनते हैं, 2 डिवाइड होते हैं तो 2 के 4 बनते हैं, 4 के 8 बनते हैं। इट मीन्स, है ना, जो भी नया सेल आता है वो पुराने सेल से आता है। बस, तो इसी को उन्होंने थर्ड पॉइंट में इंक्लूड कर दिया, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। All cells arise from pre-existing cells। जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से ही नए सेल्स बनाए जाते हैं। ओके, सो ये आपका हिस्ट्री ऑफ द सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें से कोई 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि सेल को किसने डिस्कवर करा, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा, फ्री लिविंग सेल को किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा और उसकी स्टडी करी, है ना। ऑल दीज सेल थ्योरी बताओ, एक्सपेंडेड सेल थ्योरी बताओ, है ना, किसने दिया सेल थ्योरी? शॉन एंड शेल्डन, है ना। एक्सपेंडेड सेल थ्योरी में थर्ड पॉइंट किसने ऐड करा? वर्काउ। ओके, so this is the history of the cell. Now on the basis of number of the cells we can classify organisms into 2 type, है ना। नंबर ऑफ द सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेल्यूलर देखो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। यूनी मतलब होता है 1 और सेल्यूलर वर्ड है सेल के लिए, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है मैनी एंड अगेन सेल्यूलर इज फॉर द सेल्स। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये पूरा के पूरा एक ऑर्गेनिज्म है बट सिर्फ एक ही सेल का है। पैरामीशियम, अगेन दिस इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। सबसे पहला एग्जांपल हम खुद हो गए, ह्यूमंस, है ना। और जितने भी मैमल्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल हैं, हमारी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 टाइप, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम, सिर्फ एक एक सेल के ही बने हुए ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमंस, या कोई भी मैमल का एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट। अब जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको फ्लो चार्ट बना के बताया कि पहले सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, अल्टीमेटली हमारा बॉडी, है ना। तो एक ही जैसे सेल नहीं होते हमारी बॉडी में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बट ऑब्वियसली क्योंकि यूनिसेल्यूलर में तो एक ही सेल होता है ना। तो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस,
है ना। अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। काम अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे हार्ट, तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है, अलग सेल्स हैं। स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, उसका अलग फंक्शन है। सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। सिमिलरली देयर आर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सेल्स डूइंग स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग तरह के सेल हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। नर्व सेल्स हैं, ये मैसेजेस कैरी करते हैं ब्रेन तक और ब्रेन से वापस इफेक्टिव ऑर्गन तक, ठीक है। तो स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन मेल्स। फीमेल्स में ओवा और यू कैन से एग्स, अगेन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, okay. So there are different types of cells doing different type of functions in our body, okay. So ultimately there is division of labor in our body, है ना। अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग तरह के सेल उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के बेसिक पार्ट की बात कर रहे हैं, अभी डिटेल में आगे बढ़ेंगे। बेसिक पार्ट, तो अगर हम एक सेल की बात करें, सो देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स। द आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये आउटर कवरिंग है, फ्लेक्सिबल होता है, पोरस भी होता है, ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस, ओके। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। और इस साइटोप्लाज्म में सेल के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, okay. So these are the different parts of the cell which are present in the cytoplasm, okay. So one by one इन सारे parts की डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। yes, so the basic parts of the cell में हमारा सबसे पहला जो basic part है that is the cell membrane, cell membrane, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल की हमारे ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। एंड देयर इज वन मोर नेम, एक और नाम है इसका, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं अभी मैं बताता हूं। उससे पहले आप देखो कि सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग है, ठीक है। प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। दिस इज द आउटर कवरिंग। ये फ्लेक्सिबल होता है ना। तो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं उनको मूव करने में भी हेल्प करता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। अमीबा में ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
और इसके अलावा इसका क्या काम है, तो यहाँ पे ये वाला नेम आ जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली वर्ड आया है सिलेक्शन से, परमिएबल वर्ड आया परमिशन से, यानी सेलेक्ट करके परमिशन देना। ये मेम्ब्रेन क्योंकि सेल का आउटर पार्ट है, तो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस जाएंगे, यानी सेल के बाहर से जो अंदर सब्सटेंस जिनको जाना है, या सेल के अंदर से बाहर जो सब्सटेंस जाएंगे, है ना, तो कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर नहीं हो सकता। तो मेम्ब्रेन उसको सेलेक्ट करता है और अलाउ करता है, यानी कि परमिशन देता है, तभी वो सब्सटेंस अंदर या बाहर जा सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, वाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउज ओनली फ्यू सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट्स वाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है कि वो बाहर जाएं या अंदर आ जाएं सेल के। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से सब्सटेंस हैं जो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाते हैं, है ना। तो जनरली जो गैसेस हैं हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनका मूवमेंट होता है ना, और वाटर कंटेंट, यानी कि जो लिक्विड कंटेंट है वो अंदर या बाहर जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गैसेस अंदर और बाहर जाती कैसे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एक टर्म डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर बाय देयर ओन। अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना बाय देयर ओन, अपने आप, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है ना। कैसे, अभी बताता हूं। सेल को सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना होता है, उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है, सेल सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बना लेता है, उसके साथ साथ उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है रेस्पिरेशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस समय क्या होता है, CO2 गैस सेल के अंदर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज के लिए मैं साइन लगा दिया, है ना, रेस्पिरेशन के बाद। और सेल के बाहर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, CO2 ऑलमोस्ट नहीं है, या है तो भी बहुत कम होती है। तो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो मैंने आपको क्या कहा कि डिफ्यूजन में हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है। तो हाई कंसंट्रेशन CO2 की सेल के अंदर है, CO2 के बाहर कम है, तो ये CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर चली जाएगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मान लो कि अभी अब सेल को रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी सेल के अंदर, और सेल के बाहर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगा, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा थ्रू विच प्रोसेस, डिफ्यूजन, है ना। सो सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जब भी गैसेस का मूवमेंट होता है तब हम डिफ्यूजन टर्म यूज करते हैं, और जब किसी लिक्विड का मूवमेंट होता है तब हम टर्म यूज करते हैं ऑस्मोसिस, है ना। सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑस्मोसिस में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही मूवमेंट होती है ना, बट लिक्विड्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, और जब गैसेस की बात करते हैं तो तब हम डिफ्यूजन टर्म यूज करते हैं। तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, which is also known as plasma membrane, is known as
ऑस्मोसिस, है ना। तो इसमें भी जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम ऑस्मोसिस। मान लो कि कुछ प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, है ना। उन सेल्स को हम किसी लिक्विड में डालें, है ना। चलो लिक्विड ले लेते हैं हम, शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। किसमें? वाटर में शुगर ऐड कर सकते हैं या वाटर में सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। मान लो ये कंटेनर हमने लिया और यहां मैं लिख देता हूं शुगर प्लस वाटर का ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कुछ प्लांट या एनिमल सेल्स डाले, बट ऑब्वियसली सेल्स ऐसा नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, है ना। तो हमें या तो कुछ प्लांट का पार्ट डालना पड़ेगा छोटा सा, है ना, या कोई एनिमल प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि सेल्स इस तरीके से अंदर हैं, ठीक है। अब देखो इन सेल्स में 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस, है ना। या तो ये वाटर अंदर चला जाए इन सेल्स के, या सेल्स के अंदर का वाटर बाहर आ जाए, है ना, या जितना वाटर अंदर जाए उतना ही वाटर बाहर आ जाए। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर का जो मीडियम है वहां ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। और मैंने आपको बताया हमेशा मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होती है। तो सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगी, वाटर अंदर आ जाएगा, देन द सेल विल स्वेल अप, सेल फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। मान लिया ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बाहर जो कंटेनर है या वॉट एवर इट इज, यहां पे हाई देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। वाटर की कंसंट्रेशन हाई का मतलब क्या है? ये जो मीडियम है ना वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाया हुआ है, ठीक है। तो वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन यहां मैं लिख देता हूं लो वाटर कंसंट्रेशन। तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में द सेल विल स्वेल अप, सेल फूल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है हमारे जो आलमंड्स होते हैं, बादाम जिसे हम बोलते हैं, उसको हम रात को भिगो देते हैं तो सुबह उसका साइज बड़ा हो जाता है, पानी उसके अंदर चला जाता है। इट मीन्स, है ना, वो किस सॉल्यूशन की तरह बिहेव किया वाटर ने वहां पे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह। द सेल्स विल स्वेल अप, है ना। हम खीर बनाते हैं, है ना, उसके अंदर किशमिश डालते हैं, रेजिन्स, तो खीर बनने के बाद रेजिन्स का साइज बड़ा हो जाता है ना, स्वेल अप हो जाते हैं वो,
है ना। तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन या जो मीडियम है सराउंडिंग द सेल वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह, जिसमें सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अंदर कम होती है। सो ऑस्मोसिस से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो जाती है और सेल स्वेल अप हो जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके। सेकंड टाइप, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है। तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इस केस में द सेल विल श्रिंक। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है ना, एंड द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज हैविंग लो concentration of water. So we know that by osmosis there is always movement from high concentration to low concentration. तो ये वाटर बाहर आ जाएगा। तो वाटर बाहर आ जाएगा, then the cell will shrink. सिकुड़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा उसका, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, इसके अंदर पानी कम है इस सॉल्यूशन में, है ना, इसीलिए वाटर की कंसंट्रेशन कम है। सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड है ये। ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस होगा और पानी अंदर से बाहर आ जाएगा, द सेल विल श्रिंक। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ था, वाटर अंदर गया था, है ना। तो वाटर अंदर गया सेल के, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल से बाहर वाटर नहीं आया, सेल से बाहर भी वाटर आया, बट जितना वाटर सेल से बाहर आया उससे ज़्यादा वाटर सेल के अंदर गया। तो ओवरऑल सेल ने वाटर गेन किया, तो वो स्वेल अप हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर से वाटर बाहर आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से वाटर अंदर नहीं गया, गया, बाहर से भी वाटर अंदर गया, बट जितना वाटर अंदर गया उससे ज़्यादा वाटर बाहर आया, तो ओवरऑल वाटर बाहर आया, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। यानी दोनों तरफ मूवमेंट होती है, हाइपोटोनिक में भी, हाइपरटोनिक में भी। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना, मान लो कि सेल को हमने किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पे जितना पानी सेल के अंदर आया ना उतना ही पानी सेल के बाहर चला गया। ऐसा कब होगा, जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर और वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इक्वल हो, तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा, तो नेट मूवमेंट जीरो हो गया। तो इस केस में सेल का साइज चेंज नहीं होगा। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, है ना। तो मान लो कि ये कंटेनर है, बाहर कोई सॉल्यूशन है और ये एक सेल है। अभी सेल के अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर इस बाहर वाले सॉल्यूशन में भी है। इट मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम है, तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही वाटर बाहर भी आ जाएगा, इक्वल। सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। सो इन सच केसेस
the size of cell will remain same. सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट. सो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं. ओके, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, रफली रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है. और इनका न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता, कहीं साइड में होता है, ठीक है. और ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है विच इज़ वेरी हार्ड. दिस इज नोन एज सेल वॉल, ठीक है. कुछ बैक्टीरियाज में भी ये कवरिंग होती है ना. प्लांट सेल्स में तो होती ही है ना. तो ये अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल बोलते हैं इसे. एनिमल सेल्स में नहीं होती है, राइट. दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल नोन एज सेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज का बना होता है. और ये जो सेल्यूलोज है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड एंड रिजिड मटेरियल है ना. बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड और रिजिड है, जिसकी वजह से ये प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है. हमारे बॉडी के सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? प्लांट को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है ना. तेज बारिश है, तेज हवा चल रही है, इंसेक्ट्स का अटैक हो रहा है, एनिमल्स आके बैठ गए उस पर, है ना. और कुछ नहीं तो बंदर आके बैठ गया, स्क्रैच कर रहा है, ठीक है. सो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में उनको सर्वाइव करना पड़ता है. तो सर्वाइव वो तभी कर पाएंगे बिकॉज दे कांट मूव, है ना. हमें हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर हम होते हैं तो हम तो शेल्टर के अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं. बट उनको तो वो जहाँ हैं उनको वहीं रहना है. तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए उनके सेल्स के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होनी चाहिए. इसीलिए सेल वॉल होता है जो कि सेल्यूलोज से बना है. और सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड एंड रिजिड होता है. इसकी वजह से प्लांट सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है. अच्छा, अगर कोई लिविंग प्लांट सेल है ना, मान लो कि ये प्लांट सेल है और ये लिविंग है ना, जिंदा है, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं. तो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि अगर कोई लिविंग प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल ने बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर लूज कर दिया, यानी वाटर इसके बाहर निकल गया, तो क्या होगा? सेल श्रिंक तो होगा, बट सेल के जो अंदर का कंटेंट है ना, वो श्रिंक होगा, क्योंकि सेल वॉल तो हार्ड, टफ एंड रिजिड है, तो वो अपनी जगह पे ही इंटैक्ट रहेगा. बट अंदर का जो ये सेल मेम्ब्रेन तक का पोर्शन है ना, दिस विल गेट श्रिंक एंड मूव अवे फ्रॉम सेल वॉल. तो देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, उसमें ये दिस इज द सेल वॉल. तो ये जहां था वहीं है, बट क्योंकि इस सेल ने वाटर लूज कर दिया है तो अंदर वाला पार्ट कैसा हो गया? श्रिंक हो गया, है ना. दिस इज योर सेल membrane and this is nucleus. तो श्रिंक तो हुआ बट सेल वॉल वहीं की वहीं रही. तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये गैप क्रिएट हो गया. सो दिस द कंटेंट ऑफ द सेल मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल, है ना, बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकेज. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है. व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, देन द कंटेंट ऑफ द सेल मूव अवे फ्रॉम सेल वॉल. सेल वॉल से दूर चला जाएगा कंटेंट ऑफ द सेल आफ्टर श्रिंकेज, मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल. सच प्रोसेस इज नोन एज
Plasmolysis. Again repeating, when a living plant cell loses water through osmosis, then the content of the cell because of shrinkage move away from the cell wall. Cell wall से दूर चला जाएगा. This is known as plasmolysis. Okay? Important है काफी, है ना? सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, पार्ट 1 लेक्चर में. ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.